अभी तक जो भी भक्ति मूवमेंट चल रही थी, जिसमें अलवर और नैनर के बारे में पढ़े, वीरशैवा ट्रेडिशन के बारे में पढ़े, तो अलवर और नैनर ये साउथ इंडिया में तमिलनाडु में शुरू होती है, जबकि वीरशैवा ट्रेडिशन कर्नाटक में। और ये दोनों के दोनों साउथ इंडिया में ही ग्रो भी करती हैं। अब उसी टाइम पीरियड में, यानी 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में क्या कुछ चल रहा था, वही पॉइंट हम पढ़ेंगे। रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। हम देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट जो साउथ में हुई, उसका नॉर्थ इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या उसका प्रभाव पड़ा। इन नॉर्थ इंडिया, विष्णु एंड शिवा वर वर्शिप्ड in compositions like Alvars and Nanners. There is no evidence of such kind of compositions in North India. यानी विष्णु और शिव की पूजा तो होती थी, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि अलवर और नैनर्स में अलग अलग कंपोजिशंस लिखी जा रही हैं, पोएट सेंट्स जो हैं वो कविताओं को लिखते हैं, उसे गाया जाता है मंदिरों में, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा कोई साक्ष्य नॉर्थ इंडिया से नहीं मिलती। ऐसा क्यों था? बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया राजपूत स्टेट्स इमर्ज्ड and Brahmins, they occupied important positions in the court. नॉर्थ इंडिया में जो राज्य बने, जैसे कि आपने पढ़ा था कि साउथ इंडिया में चीफडम्स होती हैं, और ज्यादातर लोग चूंकि भक्ति मूवमेंट को मानते थे, इस वजह से रूलर भी भक्ति मूवमेंट को प्रश्रय देता है, पैट्रोनेज प्रोवाइड करता है। जबकि नॉर्थ इंडिया में राजपूत स्टेट्स जो इमर्ज होती हैं, तो उसमें ब्राह्मण जो है उनका पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रहता था। दीज रूलर्स पोज नो चैलेंज टू देम। अब चूंकि जो राजपूत थे, जो क्षत्रिय थे, उन्होंने ब्राह्मणों को कोई चुनौती नहीं दी। अदर रिलीजियस लीडर्स लाइक नाथ, जोगी, सिद्ध, these kind of religious leaders emerged in North India, and many of them came from artisanal groups. नए नए धार्मिक नेता तो बने, रिलीजियस लीडर्स तो बने, जैसे कि नाथ, जोगी, सिद्ध। यहां से 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में जो दूसरे रिलीजियस लीडर्स हैं वो कौन कौन थे। तो नाथ, जोगी और सिद्ध ये नॉर्थ इंडिया में इमर्ज तो करते हैं, और ये सब के सब आर्टिसनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एंड दीज रिलीजियस लीडर्स क्वेश्चन द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। दे एक्सप्रेस्ड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, बट दे कुड नॉट विन द सपोर्ट ऑफ रूलिंग एलिट्स। यानी कि ये जो नए रिलीजियस लीडर्स आए, नाथ, जोगी और सिद्ध आए, इन्होंने वेद की ऑथोरिटी के ऊपर सवाल तो उठाए, उन्होंने सामान्य जन की जो भाषा थी उसको प्रयोग किया, उसको प्रयोग करके अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, बट दे कुड नॉट विन सपोर्ट ऑफ रूलिंग एलीट क्लास। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स ऑक्युपाइड इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन देयर कोर्ट। और इसी वक्त 8th से 18th सेंचुरी के बीच में एक नया तत्व नॉर्थ इंडिया में इंटर करता है तुर्क के रूप में। तो दिस न्यू एलिमेंट, दे अंडरमाइंड द पावर ऑफ राजपूत स्टेट्स एंड ब्राह्मण्स। आप सभी जानते हैं कि तुर्क जब भारत पे आक्रमण करते हैं, जब भारत पे अपना शासन शुरू करते हैं, तो उन्होंने राजपूत स्टेट्स की शक्तियों को छिन्न भिन्न कर दिया, कम कर दिया, कमजोर बना दिया। और चूंकि राजपूत स्टेट्स में ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, तो कंजिक्यूटिवली ब्राह्मण्स की पावर भी कम हो गई, एंड इट लेड टू चेंज इन कल्चर एंड रिलीजन, दैट वाज कमिंग ऑफ सूफीज। यानी कि इस्लाम के आ जाने के बाद एक नई संस्कृति, एक नया धर्म भारत में इंटर करता है, और सूफी भी भारत में इंटर करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया का कंडीशन आपने देखा। भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया के अंदर काफी तेजी से ग्रो की, नॉर्थ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नए रिलीजियस लीडर्स तो आए, पॉपुलैरिटी भी गेन करी, लेकिन उनको रूलिंग एलीट क्लास की कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। और इसी बीच तुर्क जब भारत आते हैं, तो अपने साथ एक नई कल्चर, एक नई रिलीजन लेकर के आते हैं, और सूफीज भारत आते हैं। और यही हमारा अगला टॉपिक होगा, न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक, इस्लामिक ट्रेडिशन,
यानी कि अब इस कपड़े में, इस दुसाले में, इस शॉल में एक नए धागे का इंटर करना, और वो इस्लाम के रूप में। इस्लामिक परंपरा जब भारत आती है तब क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं फेथ्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। आपने साउथ इंडिया में पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट्स थे वो भक्ति मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण रूलर्स भी भक्ति मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समर्थन चाहिए था उन वेलाला पीजेंट्स का। तो यहां पे रूलर्स जो बने, राजपूत रूलर्स को हटा करके जब इस्लामिक लोग रूलर बनते हैं, तो उनकी प्रजा, उनके साथ क्या होता है, उनकी फेथ का क्या होता है? तो इन 711 सीई अरब जनरल मोहम्मद कासिम अटैक्ड इंडिया। सबसे पहला अरब आक्रमण 711 ईस्वी में मोहम्मद कासिम के द्वारा किया जाता है। एंड इन 13th सेंचुरी, दैट इज इन 1206 सीई, तुर्क एंड अफगान्स दे एस्टैब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है, स्लेव डायनेस्टी, और स्लेव डायनेस्टी ही दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी थी जो रूल करती है। तो 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में, यानी 1206 में तुर्कों का आगमन भारत में होता है। एंड इन 16th सेंचुरी, दैट इज इन 1526, मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में दिल्ली सल्तनत के बाद 1526 में मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश हो जाती है। आप देख रहे हैं कि लगभग 8th सेंचुरी से जब इस्लामिक लोगों का भारत में आगमन शुरू होता है, कंटिन्यूअसली टिल 16th सेंचुरी उनका आगमन यही होते रहता है। मुस्लिम रूलर्स, दे वर गाइडेड बाय उलेमा, एंड द प्लूरल ऑफ दिस टर्म उलेमा इज आलिम। इसका मतलब होता है स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडी। जो इस्लाम की शिक्षा दीक्षा रखते हों, जो इस्लाम का ज्ञान रखते हों, उन्हें हम कहते हैं उलेमा। 1 मार्क्स में यह भी पूछा जा सकता है। तो ये जो मुस्लिम रूलर्स थे, इनको गाइड कौन कर रहे थे? जैसे आपने देखा कि जब यहां राजपूत स्टेट हुआ करती थी, उस वक्त उनको गाइड करने के लिए ब्राह्मण होते थे। वैसे ही इन मुस्लिम रूलर्स को गाइड करने के लिए उलेमा होते हैं, जो कि इस्लामिक स्टडीज के स्कॉलर्स थे। दे इंश्योर दैट रूलर्स रूल्ड अकॉर्डिंग टू शरिया। शरीयत लॉ के हिसाब से रूलर्स रूल करें, इस चीज को वो सुनिश्चित करते थे, इंश्योर करते थे। अब सवाल यहां उठता है कि व्हाट वाज शरीयत? तो इट वाज लॉ गवर्निंग मुस्लिम कम्युनिटी। मुसलमान समुदाय के लोगों को गवर्न करने के लिए जो कानून बनाए गए थे, उसे ही हम शरीयत लॉ कहते हैं। और ये पूछा जाएगा आपसे कि शरीयत लॉ क्या थी और ये किन चीजों पर बेस्ड है। ये सवाल पहले भी पूछा गया है। तो शरीयत लॉ इज लॉ गवर्निंग मुस्लिम कम्युनिटी एंड इट इज बेस्ड ऑन कुरान। सबको पता है कि मुसलमानों की होली बुक कुरान है। इट वॉज बेस्ड ऑन कुरान, हदीस, हदीस भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा। हदीस का मतलब है वर्क्स डीड्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा किए गए जो भी कर्म हैं, उनको कंपाइल करके हदीस में लिखी गई है। कियास, कियास का मतलब होता है रीजनिंग बाय एनोलॉजी, यानी एनालॉजी के आधार पे, सदृशता के आधार पे जो रीजनिंग करी जाती है, जो तर्क वितर्क किया जाता है, उस तर्क को जहां कंपाइल किया गया उसे कियास कहते हैं। एंड इजमा, इजमा का मतलब है कि जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उसकी कॉन्सेंसस, उसकी सहमति। यानी शरीयत लॉ किन चीजों पे बेस्ड है? 4 चीजों पे, कुरान, हदीस, कियास और इजमा। ये आप याद रखेंगे। शरीयत लॉ पे यदि सवाल आता है तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। आपने देखा कि रूलर्स की फेथ क्या है? रूलर्स इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और उनको गाइड करने वाले लोग उलेमा हैं, जो कि इस्लामिक स्टडीज के स्कॉलर्स हैं। और वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि रूल शरीयत कानून के हिसाब से हो, और शरीयत कानून मुस्लिम समुदाय को गवर्न करने के लिए बनाई गई थी। तो क्या हुआ सब्जेक्ट्स के साथ? क्योंकि इंडिया में जो सब्जेक्ट्स थी, जो प्रजा थी, वो इस्लामिक तो नहीं थी। तो पीपल हु वेर नॉट सब्सक्राइब टू इस्लाम,
वर हिंदूज, ज्यूज, क्रिश्चियंस इट्सेट्रा। यानी वैसे लोग जो भारत में इस्लाम से सब्सक्राइब्ड नहीं थे, जो इस्लाम को नहीं मानते थे, उनमें थे हिंदू थे, यहूदी थे, ईसाई धर्म के लोग थे। एंड दीज पीपुल वर कॉल्ड जिम्मी। इन सभी गैर इस्लामिक लोगों को क्या कहा जाता था? जिम्मी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड। यानी जिम्मेदारी उनकी जो है वह राजा के पास है, वह सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी राजा की है, इसलिए उन्हें जिम्मी कहा गया। एंड इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड जिम्मा। जिम्मा का मतलब होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। एंड दे हैड टू पे जजिया टैक्स। जो गैर इस्लामिक थे, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, उन्हें जिम्मी कहा गया। और जिम्मी जो शब्द है ये जिम्मा से बना है, जिसका अर्थ है प्रोटेक्शन। गैर मुसलमानों को एक टैक्स पे करनी पड़ती थी अलग से, और वो थी जजिया टैक्स। लेट अस सी द पॉलिसीज ऑफ रूलर्स टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट्स। मुस्लिम रूलर्स टुक फ्लेक्सिबल पॉलिसी टुवर्ड्स सब्जेक्ट्स। अपने प्रजा के प्रति जो इस्लामिक रूलर्स हैं, जो मुस्लिम रूलर्स हैं, वो काफी लचीली नीतियों को अपनाते हैं, काफी फ्लेक्सिबल पॉलिसी को अपनाते हैं। दे मेड लैंड इंडोमेंस। वो जमीन अनुदान करते हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस देते हैं, करों में छूट देते हैं। एंड दे एक्सप्रेस्ड रेस्पेक्ट टू नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स ऑल्सो। केवल अपने ही धर्म के लीडर्स की ही नहीं, दूसरे धर्म के रिलीजियस लीडर्स को भी वह उतना ही आदर और सम्मान देते हैं जितना वो अपने धर्म के रिलीजियस लीडर्स को देते हैं। एग्जाम्पल में अकबर और औरंगजेब, ये दोनों ने इंडोमेंट्स दिए थे, लैंड इंडोमेंट्स दिए थे, टैक्स में छूट दी थी। तो रूलर्स क्या वो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, क्या वो अपनी प्रजा के ऊपर अपने रिलीजियस बिलीफ को थोपते थे? तो नो, वो थोपते नहीं थे। नाउ लेट अस सी द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। आप देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म के भारत में आगमन हो जाने के बाद रूलर्स के रिलीजियस बिलीफ को हमने देखा, फिर सब्जेक्ट्स के रिलीजियस बिलीफ को हमने देखा, और अब हम जानते हैं कि भारत में रिलीजियस डाइवर्सिटी थी। हिंदूज भी थे, ज्यूज भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, हर धर्म के लोग रहते थे। और जो गैर मुसलमान थे उनको जिम्मी कहा गया था। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो मुसलमान थे, जो इस्लाम को अपनाते हैं। तो उसी पॉइंट को अब हम द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं पॉपुलरिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम वॉज नॉट कन्फाइंड टू द रूलिंग इलीट्स ओनली। आप देख रहे हैं कि जो भी, चाहे वो अफगान आते हो, चाहे वो अरब आते हो, चाहे वो तुर्क आते हो, वो सब के सब रूलर्स बनते हैं, शासक बनते हैं, और उनकी धर्म इस्लाम है। लेकिन केवल रूलिंग इलीट क्लास तक ही इस्लाम सीमित नहीं थी। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वॉरियर्स, मर्चेंट्स, दीज पीपुल ऑल्सो एडॉप्टेड इट। यानी इस्लाम धर्म को अपनाने वाले किसान भी थे, कारीगर भी थे, सैनिक भी थे, और व्यापारी भी थे। सबने इस्लाम धर्म को अपनाया। एंड दोज हु एडॉप्टेड इस्लाम एक्सेप्टेड द 5 पिलर्स ऑफ फेथ। यानी इस धर्म के जो 5 पिलर्स हैं, जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, उनको वो एक्सेप्ट करते हैं। आखिर ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है? और ये पूछा भी जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम और पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो सबसे पहली प्रिंसिपल है कि देयर इज ओनली वन गॉड, दैट इज अल्लाह, एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर। तो कहा जाता है कि इस धरती पे केवल एक ही भगवान है और वो है अल्लाह, और प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर है, उनके शाहद है। एंड ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, जिसको नमाज या सलत कहते हैं, यानी दिन भर में 5 बार आपको नमाज अदा करनी है। गिविंग आल्म्स, जिसको जकात कहते हैं, यानी कि दान देना, ये भी इस्लाम धर्म की एक प्रिंसिपल है। एंड फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमजान, जब रमजान का महीना होगा तो उस समय फास्टिंग करेंगे। पिलग्रिमेज टू मक्का, दैट इज हज, जीवन में कम से कम एक बार वो मक्का जरूर जाएंगे,
वहां की तीर्थ यात्रा करेंगे। तो दीज आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम दैट यू शुड रिमेंबर। नाउ लेट अस सी, वाज देयर एनी डाइवर्सिटी इन द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम? आप देख रहे हैं कि 5 पिलर्स इस्लाम के बता दिए गए। जो भी इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, दे हैड टू एक्सेप्ट दीज 5 पिलर्स ऑफ द फेथ। अब ऐसे में सब में समरूपता पाई जानी चाहिए, यानी उन सब की जो प्रैक्टिस है वह सेम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। दीज वेयर सम ऑफ द यूनिवर्सल फीचर्स लाइक प्रिंसिपल्स विच वेयर ओवरलेड विद डाइवर्सिटी इन प्रैक्टिस। ये सार्वभौमिक कुछ फीचर्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हर जगह थी, जो हर एक इस्लामिक पीपल को, हर एक मुसलमान को मानना होता था। लेकिन इसके साथ ही कुछ विविधताएं भी प्रैक्टिस में थी, कुछ डाइवर्सिटी भी उनमें पाई जाती थी। और ये डाइवर्सिटीज के कारण क्या थे? तो इसके 2 रीजंस थे। पहला था सेक्टेरियन एफिलिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और दूसरी थी इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस। इस्लाम धर्म में बहुत सारे फीचर्स सेम रहे, सभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उसमें डाइवर्सिटी भी थी। और डाइवर्सिटी की 2 मुख्य वजह थी। पहली थी सांप्रदायिक वजह, चूंकि संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय में इस्लाम धर्म के लोग बट जाते हैं, तो पहला पॉइंट हो जाएगा सेक्टेरियन एफिलिएशन, और दूसरा हो जाएगा इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस। यानी कोई भी कल्चर पहले से प्री एग्जिस्टिंग कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। जब भी 2 अलग अलग कल्चर्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो कुछ न कुछ चीजें एक कल्चर की दूसरे कल्चर में समाहित हो जाएगी। यही पॉइंट दूसरा वाला है कि यहां के लोकल प्रैक्टिसेस का भी इंपैक्ट इस्लाम धर्म के ऊपर दिखता है। तो सबसे पहले रीजन सेक्टेरियन एफिलिएशन को थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। ये 8 मार्क्स के लिए आपको तैयार करना है कि प्रैक्टिस, इस्लाम की प्रैक्टिस में डाइवर्सिटी थी। देयर वर डिफरेंसेस अमंग द डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, दैट इज शिया और सुन्नी। चूंकि इस्लाम धर्म 2 अलग अलग संप्रदाय में बट जाती है, शिया और सुन्नी में, तो इन दोनों के प्रैक्टिसेस में अंतर आ जाता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है खोजा इस्माइली का, जो कि शिया सेक्ट से बिलोंग करते थे। दे डेवलप न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन, दे डिसेमिनेट आइडियाज ऑफ कुरान थ्रू इंडिजिनस लिटरेरी जेनरास। जो खोजा इस्माइली हैं, उन्होंने संचार का एक नया तरीका ढूंढ लिया था। उन्होंने कुरान में लिखे गए जो भी विचार हैं, कुरान में दी गई जो भी आइडियोलॉजीज हैं, उसको डिसेमिनेट किया, उसको पब्लिसाइज किया, उसको प्रचारित किया थ्रू इंडिजिनस लिटरेरी जेनरा। यानी यहां की जो शैली थी लिखने की, कविताओं के माध्यम से, जैसे पोएट सेंट्स लिखा करते थे, उस तरीके से उन्होंने लिख करके कुरान के विचारों को प्रचारित किया। जैसे जिनन, जिनन ज्ञान से डिराइव हुआ है, ज्ञान से ही डिराइव्ड ये जिनन टर्म है। ये 1 मार्क्स के लिए तैयार कर लीजिए। इट कंटेन डिवोशनल पोएम्स इन पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्ची, हिंदी, गुजराती, एंड दीज कंपोजिशंस वर संग इन डिफरेंट रागाज इन डेली प्रेयर्स। यानी कुछ डिवोशनल पोएम्स लिखी गई, कुछ भक्तिमय कविताएं लिखी गई इस्लाम धर्म के लिए, और वो थी जिनन में। जिनन एक पुस्तक है, उसमें पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्ची, हिंदी, गुजराती, यानी यहां की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में डिवोशनल पोएम्स लिखी गई हैं। और उन पोएम्स को अलग अलग रागों में गाया भी जाता है डेली प्रेयर्स के दौरान। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्ट के होने की वजह से, अलग अलग संप्रदाय के बन जाने की वजह से इस्लाम के प्रैक्टिस में थोड़ी सी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस। यानी यहां पे जो स्थानीय स्तर पे जो रीति रिवाजों का प्रचलन था, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है इस्लाम धर्म के ऊपर। तो इसमें एग्जाम्पल से समझेंगे कि अरब मुस्लिम ट्रेडर्स जो कि मालाबार कोस्ट के आसपास बसते हैं, सेटल करते हैं, दे अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेज मलयालम। आमतौर पे माना जाता है जो इस्लामिक लोग होंगे वो अरबी बोलेंगे या फारसी बोलेंगे,
लेकिन अरबी और फारसी को अपनाने के बजाय ये जो अरब के मुस्लिम ट्रेडर्स थे उन्होंने मलयालम को अपनाया, यानी दे अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेज। तो यहां पे चेंज आ गया, उनके लैंग्वेज में चेंज आ गया। दे अडॉप्टेड लोकल कस्टम ऑफ मैट्रिलिनी एंड मैट्रिलोकल रेसिडेंस। उन्होंने यहां पे जो प्रचलन में थी एक प्रैक्टिस जिसको कहते हैं मैट्रिलिनी और मैट्रिलोकल रेसिडेंस। मैट्रिलोकल रेसिडेंस क्या है? तो वुमेन रिमेन इन नेटल होम एंड हस्बैंड कम टू स्टे विद देम। यानी जो अभी के समय में होता है कि आमतौर पे जो कन्या होती है वो हस्बैंड के घर पे जाती है और वहां रहती है, लेकिन इसका ठीक उल्टा मैट्रिलोकल रेसिडेंस में है कि जो हस्बैंड होगा वो जाकर के अपनी वाइफ के घर पे स्टे करेगा। तो इस प्रैक्टिस को अरब मुस्लिम ट्रेडर्स अडॉप्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये भी मुसलमान हैं, ये भी इस्लाम को मानते हैं। बाकी जगह पे मैट्रिलोकल रेसिडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया, अडॉप्ट नहीं किया गया। मलयालम को बाकी जगहों पे अडॉप्ट नहीं किया गया, जबकि इन्होंने मलयालम को भी अडॉप्ट किया और यहाँ के प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट किया। तो इससे डाइवर्सिटी उनके प्रैक्टिस में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क। मस्जिदों की जो वास्तुकला थी उसमें अंतर। सम फीचर्स इन द मॉस्क वेयर यूनिवर्सल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मॉस्क के अंदर कुछ फीचर्स यूनिवर्सल हैं और कुछ में चेंजेस हैं। वो क्या है वो एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे करके सवाल पूछा जाए। तो कुछ फीचर्स यूनिवर्सल हैं, जैसे ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मक्का। यानी आप देखते होंगे कि जितने भी मुसलमान हैं वो पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख करके पूजा करते हैं या जो भी वो आराधना करते हैं वो करते हैं। तो मक्का की तरफ उनका फेस होता है और मक्का चूंकि हमारे पश्चिम में है, भारत से पश्चिम में है, इसलिए ओरिएंटेशन ऑफ देयर मॉस्क टुवर्ड मक्का इज अ यूनिवर्सल फीचर। ये हर एक मस्जिद में पाया जा रहा था। मिहराब जिसको कहते हैं प्रेयर नीज, यानी प्रार्थना के लिए जो शेल्फ बनाई गई थी, और दूसरी थी मिंबर। मिंबर का मतलब है पल्पिट, यानी जहां से उपदेश दिए जाते थे, उपदेश मंच। तो मिहराब और मिंबर ये भी एक यूनिवर्सल फीचर थी, हर एक मॉस्क में पाई जाती थी। तो यूनिवर्सल फीचर्स में दो चीजें हो गई। पहला हो गया मक्का की तरफ उनका ओरिएंटेशन, और दूसरा हो गया मिहराब और मिंबर का होना। बट देयर वेर वेरिएशंस इन रूफ एंड बिल्डिंग मटेरियल। आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं, बुक में बहुत सारे इमेजेस आपको दिए गए हैं कि उनके छतों के जो निर्माण होती थी या जिस चीज से, जिस मटेरियल से उसकी बिल्डिंग तैयार की जा रही है, उसकी इमारत तैयार की जा रही है, उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। लाइक शिखर लाइक रूफ ऑफ मॉस्क इन केरला। इमेजेस के सामने आपका दिया हुआ है कि केरला में शिखर जैसा, शिखर यानी कि जो मंदिरों में पाया जाता है, वैसे मॉस्क बनाए गए। अतिया मॉस्क वॉज बिल्ट विथ ब्रिक्स इन बांग्लादेश। अतिया मॉस्क जो है बांग्लादेश में ईंटों से बनाया जाता है। शाह हमादान मॉस्क इन श्रीनगर विच इज रिगार्डेड एज ज्वेल इन द क्राउन, यानी इसको मुकुट का नगीना कहा गया है, ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग मॉस्क इन कश्मीर। श्रीनगर में जो हमादान मॉस्क है, शाह हमादान मॉस्क है, उसे कहा गया है ज्वेल इन द क्राउन। 1 मार्क्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तैयार कर लेना है। अब देखते हैं नेम्स फॉर कम्युनिटीज, यानी ये जो समुदाय आ रहे थे इनको किन नामों से बुलाया जा रहा था। देखिए, हिस्टोरियंस स्टडी टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ 8th to 14th century and terms like मुसलमान एंड मुस्लिम वर वर्चुअली नेवर यूज्ड। यानी जब इतिहासकार उस समय के जितने भी ग्रंथ थे, उस समय के जितने भी अभिलेख थे, जब उनको पढ़ते हैं तो कभी भी उनको मुसलमान या मुस्लिम टर्म दिखाई नहीं पड़ता है। ओकेजनली पीपल वेर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ रीजन्स फ्रॉम विच दे हैव केम। यानी जिस जगह से वो आए हैं, जहां उनका ओरिजिन है, जहां उनका उद्गम स्थल है, उस जगह के नाम से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे तुरुस्क, दिस नेम वाज यूज्ड फॉर तुर्किश रूलर्स। तजिक, इट वाज यूज्ड फॉर रूलर्स
or people who came from Tajikistan. Parsik was used for those who came from Persia, and sometimes terms used for other people was also applied, like Turk and Afghans were called Sak, Greeks were called Yavans, and in more general term they were called Malech, that is outsider or foreigners. तो ये नाम जो है इसको सेपरेटली आपको तैयार करना है, और नाम चूंकि मिलता जुलता है, उस रीजन से मिलता जुलता है, तो आसानी से आपका तैयार हो सकता है। तुरुस्क तुर्किश रूलर्स को कहते हैं, तजिका तजिकिस्तान के लोगों को कहते हैं, पारसिक कहते हैं पर्सिया से आए हुए लोगों को, और शक कहा जाता है तुर्क और अफगानों को, और ग्रीक्स लोगों को यवन कहा जाता है। और खूब जनरल टर्म जो इस्तेमाल होता है उनके लिए वो होता है मलेच, और मलेच का मतलब है फॉरेनर्स और आउटसाइडर्स, जो बाहरी है। तो नेम्स फॉर द कम्युनिटीज ये आप तैयार कर लेंगे। अब आज का हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, द ग्रोथ ऑफ सूफीज्म। सूफीज्म क्या है? तो ये एक इंग्लिश वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। सूफीज्म एक इंग्लिश वर्ड है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सूफीज्म कौन सी भाषा से ये टर्म लिया गया है, एंड इट वाज क्वाइंड इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में इसको सबसे पहले इस्तेमाल में लाया गया। जब हम इस्लामिक ग्रंथों को देखते हैं तो जो सूफियों के लिए या सूफिज्म के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है तसव्वुफ। ये भी आपका तैयार है कि सूफिज्म के लिए इस्लामिक टेक्स्ट में तसव्वुफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एंड हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड दिस टर्म इन वेरियस वेज। सूफिज्म शब्द सूफ से बनी है, जिसका मतलब होता है वुल। वुल क्योंकि जो सूफी होते थे वो वुलन क्लॉथ पहनते थे, इस वजह से वुल को सूफ कहा जाता है, इसलिए इनको सूफी कह दिया गया। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सफा से ये शब्द निकला है, जिसका मतलब होता है पवित्रता, प्यूरिटी। और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये सफा नहीं सुफा से निकला है, जिसका अर्थ है जो प्लेटफॉर्म हुआ करती थी प्रॉफिट मोहम्मद के मॉस्क के बाहर, जिस प्लेटफॉर्म से वो अपने फॉलोअर्स को फेथ के बारे में, धर्म के बारे में शिक्षा देते थे, उस प्लेटफॉर्म को सफा कहा जाता है। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि सूफिज्म सफा टर्म से भी बनी होगी। आपको ध्यान में क्या रखना है कि सूफिज्म इंग्लिश वर्ड है और इस्लामिक टेक्स्ट में इसको तसव्वुफ शब्द से इंगित किया गया है। अब ये सूफी लोग कौन होते हैं? तो दीज आर रिलीजियस माइंडेड पीपल who turn to asceticism and mysticism। सूफी कौन है? तो वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो वैराग्य धारण कर लिए, जो एसेटिसिज्म को एक्सेप्ट कर लिए, और जिनका विश्वास मिस्टिसिज्म में भी है, रहस्यवाद में भी है। एसेटिसिज्म क्या है? तो लिविंग सिंपल लाइफ विदाउट फिजिकल प्लेजर, बिना शारीरिक सुख सुविधाओं के जो व्यक्ति साधारण जीवन व्यतीत करता हो उसे एसेटिक व्यक्ति कहेंगे। तो एसेटिसिज्म को वो मानते थे। और मिस्टिसिज्म क्या है? बिलीफ दैट ह्यूमंस कैन यूनाइट विथ गॉड, यानी भगवान के साथ हम जुड़ सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, जो कि एक रहस्य है, तो वही मिस्टिसिज्म। तो सूफीज हु वेर दे वेर रिलीजियस माइंडेड पीपल टर्न टू एसेटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म। दे वेर अगेंस्ट ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ द कैलिफेट। आप सभी को यह जानकारी है, प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद खलीफा पोजीशन डिफाइन किया गया, बनाया गया। तो ये जो खलीफा थे, ये जिस सिस्टम को जनरेट करते हैं वो सिस्टम कैलिफेट कहलाई, खिलाफत कहलाई। तो चूंकि खिलाफत के अंदर बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म इंटर कर जाती है, मटेरियलिज्म का मतलब है कंसीडरिंग फिजिकल कंफर्ट मोर इंपॉर्टेंट देन स्पिरिचुअल वैल्यूज, यानी आध्यात्म छोड़ के हम शारीरिक सुख सुविधाओं की तरफ जब मुड़ जाएं तो वो मटेरियलिज्म कहलाएगी। तो चूंकि जो खिलाफत थी वो मटेरियलिज्म की तरफ ज्यादा उसका झुकाव हो गया था, सो दैट्स वाई दे वेर अगेंस्ट इट। उसके विरोध में सूफी आते। दे वेर क्रिटिकल ऑफ डॉगमेटिक डेफिनेशंस एंड स्कोलास्टिक इंटरप्रिटेशंस।
यानी जो शुरुआत के समय से डेफिनेशंस बनाई गई थी, जो परिभाषाएं बनाई गई थी, जो डॉगमेटिक थी, रूढ़िवादी थी, उनकी वो आलोचना करते हैं। अलॉन्ग विद दैट स्कोलास्टिक इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो भी व्याख्या करी गई है कुरान की, हदीस की, चाहे जिस भी ग्रंथ की हो, उसकी जिस तरीके से व्याख्या करी गई है वो उसको लेकर के भी क्रिटिकल है, आलोचनात्मक है। अकॉर्डिंग टू देम salvation could be achieved through intense devotion and love for God। सूफी लोगों के अनुसार salvation यानी मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो आप इंटेंस डिवोशन दिखाइए, अपने गॉड के प्रति, अल्लाह के प्रति अपने प्रेम को दिखाइए। फॉलोइंग हिज कमांड, उनके जो भी निर्देश हों उनको आप मानिए। एंड फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, एंड प्रॉफिट मोहम्मद को परफेक्ट ह्यूमन बीइंग माना गया, इंसान कामिल माना गया, तो उनके उदाहरण को आप फॉलो कीजिए। प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा की गई जो भी कर्म थी उसको आप फॉलो कीजिए। तो सूफी कौन है, लोग सेल्वेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, इन दोनों का आंसर आप एक साथ तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल सूफी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं खनकाह एंड सिलसिला। खनकाह क्या थी? तो खनकाह वाज अ होस्पाइस, वो एक धर्मशाला थी। एंड इट वाज अ सूफी लॉज और ड्वेलिंग, जहां सूफी लोग निवास करते हैं उसी धर्मशाला को खनकाह कहा गया। व्हाट वाज खनकाह? इट वाज अ होस्पाइस, इट वाज अ सूफी लॉज और ड्वेलिंग। इट वाज यूज्ड फॉर रेस्ट हाउस फॉर ट्रैवलर्स, and it was used for place where people come to discuss spiritual matters, get saints blessings and hear Sufi music। चूंकि वो धर्मशाला थी तो धर्मशाला में लोग रुकते हैं आराम करने के लिए, तो जो यात्री हैं वो उस खानकाह में रुका करते थे आराम करने के लिए, एज वेल एज वहां पर लोग आया करते थे आध्यात्मिक बातों की चर्चा करने के लिए, साथ में सेंट की, जो संत हैं वहां, जो सूफी हैं वहां, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, उनकी आशीर्वाद लेने के लिए। एंड हियर सूफी म्यूजिक, यानी सूफी गीत संगीत का जो कार्यक्रम चलता था उसे सुनने के लिए। फ्रॉम 11th सेंचुरी सूफिज्म इवॉल्व इनटू अ वेल डेवलप्ड मूवमेंट। 1 मार्क्स में ये 11th सेंचुरी आप याद रखेंगे कि सूफिज्म वेल डेवलप्ड मूवमेंट बन के कब इवॉल्व हुई? तो 11वीं शताब्दी में। सूफीज बिगेन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज अराउंड खानकाह। ये जो सूफी थे, ये जो भी समुदाय बनी उसको संगठित करना शुरू किया। किसके इर्द गिर्द? खानकाह के इर्द गिर्द। खानकाह ये वो स्थान है जहां सूफी रहते हैं, तो इसलिए उनके जो फॉलोअर्स होंगे, उनके जो कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे, वो भी खानकाह के आसपास ही रहेंगे। मास्टर ऑफ खानकाह वाज कॉल्ड शेख, पीर और मुर्शीद, एंड हिज डिसाइपल्स वर कॉल्ड मुरीद। 1 मार्क्स में इसको भी तैयार कर लीजिए कि जो खानकाह के मास्टर थे उनको कहा जाता था शेख, पीर या मुर्शीद, और उनके जो फॉलोअर्स हुए, उनके जो डिसाइपल्स हुए, उनके जो अनुयायी हुए, उन्हें कहा जाता था मुरीद। एंड अ टीचर वाज अपॉइंटेड एज सक्सेसर ऑफ द सूफी सेंट। जो भी सूफी संत थे उनके सक्सेसर के तौर पे एक टीचर को अपॉइंट किया जाता था, रिलीजियस टीचर को, और उन्हें कहा जाता था खलीफा। ये सारे लाइन 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं वर्क्स ऑफ खलीफा। खलीफा ये वो खलीफा नहीं है जो पूरे इस्लाम धर्म के लिए है। उस खलीफा और खिलाफत के अगेंस्ट ही ये सूफीज्म डेवलप करती है, चूंकि खलीफा लोग मेटेरियलिज्म की तरफ ज्यादा भागने लगे। आपको एक बात और जाननी चाहिए कि शुरुआत में धर्म और राज्य ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन आगे चल के सुल्तान जो हुआ करते थे वही अपने आप को खलीफा बना लिया करते थे। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम रूलर्स हैं जो खलीफा भी हैं, यानी उनके अंदर मैटेरियलिज्म, उनके अंदर भौतिकतावादी सोच आ जाती है। तो इसलिए जो यहां खलीफा है ये वो खलीफा नहीं है जो पूरे इस्लाम धर्म के है। ये खलीफा
खानकाह में रहते हैं, वो खानकाह के टीचर हैं। तो इनके लिए क्या क्या कार्य निर्धारित किए गए? सबसे पहला, स्टैब्लिश रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट, यानी आपका आध्यात्मिक आचार विचार क्या होगा, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम इस रिलीजियस टीचर खलीफा का था। टू स्टैब्लिश इंटरेक्शन बिटवीन इनमेट्स, उस खानकाह में बहुत सारे लोग रहते थे, उनके बीच में जो संवाद होगी, जो इंटरेक्शन होगी, उसको स्टैब्लिश करना। एज वेल एज टू स्टैब्लिश इंटरेक्शन बिटवीन ले पर्सन एंड मास्टर, यानी जो ले पर्सन्स होंगे, जो कॉमन पर्सन्स होंगे, जो ऑर्डिनरी पीपल होंगे, उनमें और मास्टर के बीच में जो इंटरेक्शन होगी, उसको स्टैब्लिश करना, उसके रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। तो इस खानकाह के खलीफा की क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या वर्क्स हैं? स्पिरिचुअल कंडक्ट के लिए रूल्स बनाना, इनमेट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसको स्टैब्लिश करना, ऑर्डिनरी पीपल और मास्टर ऑफ द खानकाह, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसको स्टेब्लिश करना। अब इस टॉपिक का नाम था खानकाह एंड सिलसिला। तो पहला टर्म हम खानकाह तो समझ लिए, अब सिलसिला को समझते हैं। फ्रॉम 12th सेंचुरी सूफी सिलसिला इस्टेब्लिश्ड, यहां पर एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंस दिया गया है। फ्रॉम 11th सेंचुरी सूफिज्म ग्रीव एज अ वेल डेवलप्ड मूवमेंट, 11वीं शताब्दी से सूफिज्म एक बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित आंदोलन बन जाती है, जबकि 12th सेंचुरी से सूफी सिलसिला एस्टेब्लिश होती है। सूफी सिलसिला 12वीं शताब्दी से शुरू होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सिलसिला का मतलब क्या है? लिटरली अ चेन सिग्निफाइंग कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल्स। सिलसिला का मतलब है एक ऐसी चेन जिसमें मास्टर और उसके डिसाइपल्स, मास्टर और उनके फॉलोअर्स, उसके बीच में एक कंटिन्यूअस, अनब्रेक्ड, जो बीच से कहीं भी नहीं टूटा है, लगातार चलने वाली एक लिंक के रूप में है, एक चेन के रूप में है। एंड फर्स्ट अनब्रोकन लिंक इज प्रॉफिट मोहम्मद। उसके एक सिरे पे, यानी यदि आप चेन देखेंगे तो चेन में दो सिरे होते हैं, उन दोनों छोर में एक छोर पे प्रॉफिट मोहम्मद रहेंगे और दूसरे छोर पे डिसाइपल्स रहेंगे, और इस बीच में सूफी सेंट्स रहेंगे। यानी सिलसिला एक चेन है जो कंटिन्यूअस लिंक को दिखाता है मास्टर और उनके डिसाइपल्स के बीच में, और उसमें सबसे पहला जो छोर है वो प्रॉफिट मोहम्मद का रहेगा और बाकी छोर में सूफी सेंट और डिसाइपल्स रहेंगे। थ्रू दिस द स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग्स ऑफ सेंट्स वर ट्रांसमिटेड टू द डिवोटीज, यानी इस सिलसिला के माध्यम से जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो आध्यात्मिक आशीर्वाद है इन सूफी सेंट्स का, वह डिवोटीज को प्राप्त होता है, ट्रांसमिट होता है। आप देख रहे हैं कि सूफी सिलसिला बनाने की वजह क्या थी? वो वजह थी कि जो स्पिरिचुअल पावर है, जो ब्लेसिंग है सेंट्स की, वो डिवोटीज को मिल सके। देयर वेर सम स्पेशल रिचुअल्स ऑफ इनिशिएशंस ऑफ दिस सूफी सिलसिला। Initiates had to took an oath of allegiance. निष्ठा के लिए उनको एक वचन लेना होता था। दूसरा, they had to wear a patched garment, यानी उनको चेपी लगे हुए वस्त्र धारण करने थे, ऐसे वस्त्र धारण करने थे जो फटे हुए हों। And they had to shave their head, यानी कि उनको अपने माथे को मुड़वाना होता था। And when a sheikh died, his tomb shrine, that is Dargah, became center of devotion for his followers. जब कभी भी शेख की मृत्यु होती है उस खानकाह में, तो उनकी जो दरगाह होती है, उनकी जो टॉम श्राइन होती है, वह डिवोशन का एक केंद्र बन जाती है, भक्ति का एक केंद्र बन जाती है, जहां पर पिलग्रिमेज, जियारत के लिए लोग जाया करते थे। एंड दिस इनकरेज्ड द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज, दैट इज जियारत, टू हिज ग्रेव ऑन उर्स, दैट इज डेथ एनिवर्सरी और मैरिज। टॉम श्राइन चूंकि
it became center of devotion for the followers. That's why practice of pilgrimage तो जियारत को encourage करती है on the grave of Sufi saint on the occasion of उर्स। उर्स क्या है? तो it is death anniversary of the Sufi saint, यानी जब भी कभी उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है तो उसको उर्स कहा गया, और इसको मैरिज भी कहा गया। मैरिज क्यों? क्योंकि यह वो दिन था जिस दिन सूफी सेंट जाकर के अल्लाह से मिल जाते हैं, यानी मृत्यु के बाद वो अल्लाह के ज्यादा क्लोज हैं, इस बात को लोग मानने लगते हैं। दैट्स वाई इसको मैरिज भी कहा गया। वाई जियारत और पिलग्रिमेज? Because people believe that in death, since they usually get united with the God, and people shout their blessings to attain material and spiritual benefits. लोगों को ऐसा लगता था कि चूंकि मृत्यु के बाद सेंट्स गॉड से यूनाइट कर गए, उनसे वो जाकर के मिल गए, और चूंकि लोगों को उनके आशीर्वाद चाहिए थे, लोगों को मटेरियल और स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल सके, इसके लिए ब्लेसिंग्स चाहिए थी, इसलिए लोग वहां जाया करते थे, और वो पिलग्रिमेज शुरू हो जाती है इसी प्रकार से। एंड अ कल्ट ऑफ शेख इवॉल्व्ड रिवर्ड एज वाली, एंड इन प्लूरल द टर्म वाली इज कॉल्ड औलिया, मीनिंग लॉर्ड, गार्जियन, प्रोटेक्टर और फ्रेंड ऑफ गॉड। यानी शेख की एक अपनी कल्ट डेवलप हो जाती है, संप्रदाय डेवलप हो जाती है, और ये जो इवॉल्व हुई नई कल्ट, इसको कहा गया वाली या औलिया, जिसका मतलब है लॉर्ड, गार्जियन, प्रोटेक्टर और फ्रेंड ऑफ गॉड। यानी आप देख रहे हैं निजामुद्दीन औलिया, नाम में औलिया लगा हुआ है, तो औलिया का मतलब क्या है? लॉर्ड। जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए वो एक गार्जियन के तौर पे हैं, लॉर्ड के तौर पे हैं, प्रोटेक्टर के तौर पे हैं और फ्रेंड ऑफ गॉड के तौर पे हैं।